जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर हौसले अलग अलग। कोई संघर्ष करके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। पहला प्रश्न आपका देखिए दिया गया है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिया गया है 31 अक्टूबर, दूसरा 30 अक्टूबर, तीसरा 27 अक्टूबर, चौथा 22 अक्टूबर। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में मनाया जाता है। अब यहां अगर हम बात कर लें तो महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है पहले गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया था। साथ ही साथ अगर बात करें, पूछा जाता है रियासतों का एकीकरण के सूत्रधार के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार समिति के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ ध्यान देना है, यहां सरदार पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। कब हुआ था बारदौली सत्याग्रह? 12 जून 1928 ईस्वी में हुआ था। आप ध्यान रखें, एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो बहुत पॉपुलर नीति है गाजर और छड़ी की नीति। गाजर और छड़ी की नीति जो है ये रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा अपनाया गया था। पूछा जाता है भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। साथ ही साथ आइए एक पिक्चर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और देखें। देखिए, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला कि कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? 2014 से 31 अक्टूबर 2014 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। साथ ही साथ 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में सरदार सरोवर डैम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थापना किया जाता है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 दिसंबर 1950 में। 31 अक्टूबर को ही
पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की पुण्य तिथि भी मनाई जाती है। कौन है? तो इंदिरा गांधी जी जो हैं, इनकी पुण्य तिथि भी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। उम्मीद है मित्रों ये सारी जानकारियां आपको पसंद आएंगी, और यकीन मानिए अगर ये सारे प्रश्न आप तैयार रखते हैं, जब भी परीक्षा में बैठेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं, तो ये प्रश्न आपको जरूर मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किस संस्थान द्वारा किया गया है? रिपोर्ट की बात हो रही है। लगातार परीक्षाओं में रिपोर्ट से प्रश्न बनते हैं, इंडेक्स से प्रश्न बनते हैं, तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए विकल्प दिया गया है, पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा ग्लोबल टीबी संस्थान, तीसरा राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण केंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर ये सही होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व के 8 देश जिसमें भारत भी शामिल है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि विश्व के 8 देशों में टीबी की कुल 68% मरीज जो हैं वो टीबी के विश्व के 8 देशों में है, जिनमें भारत भी शामिल है। अब बात हो रही थी टीबी की, तो आपको याद रखना है टीबी जो है ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाला या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को कहा जाता है। अगर हम बात करें इसका जो जीवाणु है क्या नाम है? तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये टीबी की जो जीवाणु है इसका नाम है। साथ ही साथ अगर बात करें कि टीबी की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो टीबी का खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखना है टीबी का टीका किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है BCG जो है ये टीबी का टीका है, जिसमें इसका बी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट गुरीन जो है ये टीबी के टीके के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें भारत में टीबी दिवस या विश्व में टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 मार्च, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको याद रखना है संस्थान से, तो आप यहां देखें WHO के बारे में दिया गया है, तो आप यहां ध्यान रखें कि जीवाणु से होने वाले रोगों में तो एक आप ट्रिक याद रखें, पंडित का टीका न्यू है। पा से यहां प्लेग होगा, पा से प्लेग, और डा से यहां डिप्थीरिया होगा। साथ ही ता से यहां तपेदिक होगा, और का से काली खांसी होगी, और टा से यहां टिटनेस होगा, और न्यू से यहां न्यूमोनिया होगा, और हा से यहां हैजा, का से कालरा। यहां जीवाणुओं से होने वाला कुछ ये महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो कि आपको याद रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी आपको विषाणु के द्वारा होता है? कौन आपको पूछा जाता है कि कौन एमीबा के द्वारा होने वाली बीमारी है या प्लाज्मोडियम के द्वारा? तो आप इससे सरल तरीके से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहां देखिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में ध्यान रखें। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य
विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। साथ ही साथ इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम, ये WHO के प्रमुख के रूप में है। यहां एक प्रश्न ध्यान रखें कि टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। किसको? फेफड़ा को प्रभावित करता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में टीबी उन्मूलन उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2025 का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया जो है 2030 का लक्ष्य रखा गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा युद्धाभ्यास, यहां सही कर लेना है, ये गरुण है, गरुण सेवन। हाल ही में चर्चा में रहा युद्धाभ्यास गरुण सेवन का आयोजन किस किस देश के बीच में होगा? तो देखिए पहला दिया गया जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा फ्रांस, चौथा अमेरिका। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। भारत और फ्रांस के बीच में गरुण सेवन युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। अब यहां सेवन से आपको याद रखना है ये संस्करण कौन सा है? ये 7वां संस्करण है। साथ ही साथ 7वां संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाना तय किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि गरुण के साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस के साथ और कौन से युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। वरुण और शक्ति जो है ये नौसेना युद्धाभ्यास है, नौसेना युद्धाभ्यास है। और अगर हम बात करें यहां गरुण की तो ये वायुसेना युद्धाभ्यास है। अब आप हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहा है कि इसमें प्रतिभाग करने भारत की तरफ से कौन जाएंगे? तो राफेल जो है भारत और फ्रांस के सहयोग से जो बनाया गया राफेल, ये राफेल भाग लेगा। साथ ही साथ प्रचंड जो कि लाइट वेट हेलीकॉप्टर है यह भी भाग लेगा। साथ ही साथ तेजस जो है ये भाग लेगा किसमें? वायुसेना की जो भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास गरुण होगा जिसका 8वां संस्करण जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो भारत की तरफ से राफेल, प्रचंड और तेजस भाग लेने वाले हैं। अगर हम बात करें यहां जापान की मित्रों तो भारत और जापान के बीच में जाइमेक्स युद्धाभ्यास, साथ ही साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करें तो मालाबार और पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो वज्र प्रहार के साथ साथ युद्धाभ्यास, ये जो युद्धाभ्यास है वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास ये किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के साथ होता है। हाल ही में आपको ध्यान रखना है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, ये किस के साथ? भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है सिम्बेक्स। अगर बात की जाए खंजर की मित्रों तो आपको याद रखना है किर्गिस्तान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास खंजर। अगर बात की जाए काजिंद की तो याद रखना है आपको कजाकिस्तान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास जो है काजिंद आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण की बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच में। और हाल ही में बोस्टॉक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो यूएसए में आयोजन किया गया था। इसमें पहली बार चीन ने भी हिस्सा लिया था, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है डस्ट लिक युद्धाभ्यास किनके बीच में? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में डस्ट लिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। ये कुछ
महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं, आपको याद रखना है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आपको इतना ज्यादा मजबूत अपने आप को बनाना है, सफलता को प्राप्त करने में आपको कहीं दुविधा ना हो। इसी क्रम में आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका देखिए, यहां महत्वपूर्ण पिक्चर दिखाया गया है जो कि युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले कौन कौन हैं। तेजस है, प्रचंड है और साथ ही साथ राफेल है, और भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन किया जाना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है, यह कौन सा संस्करण है। तो देखिए, पहला दिया गया है पहला, दूसरा दिया गया दूसरा, तीसरा दिया गया है सी तीसरा, और चौथा दिया गया है चौथा। तो यहां सही हमारा जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, तीसरा है। तो अब यहां ध्यान दें कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो गुजरात राज्य के केवड़िया में इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती मनाई जानी है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, तो यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर और राष्ट्रीय एकता दिवस तक ये चलने वाला कार्यक्रम है। और इसका नाम क्या रखा गया है, फिट इंडिया फ्रीडम रन इसका नाम रखा गया है। और यह संस्करण कौन सा है, तो प्रश्न के माध्यम से यह संस्करण तीसरा है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां बात हो रही है गुजरात राज्य से, तो आपको जरूर याद रखना है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो भूपेंद्र भाई पटेल जी जो हैं ये मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और आचार्य देवव्रत जी जो हैं ये कौन है, तो ये यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा कहां की गई है, तो गुजरात राज्य के जामनगर में किया गया है। अगर बात करें हम तैयारी निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो ये गुजरात राज्य पहले स्थान पे है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन समापन हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है शुभंकर क्या है, तो शुभंकर सावज था। साथ ही साथ पहले स्थान पे कौन था, तो आपको ध्यान रखना है सर्विसेज जो है इस पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा। 37वां भी आपको ध्यान रखना है, 37वां का आयोजन कहां किया जाएगा, गोवा में आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखें गुजरात से यह आयोजन जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार सरोवर डैम पर स्थापित है, यहीं के पास संपन्न होना है, और इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कला और खेल के क्षेत्र में प्रतिभागी जो है वो भाग लेने वाले हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है ये किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। राम जी वन जी सुतार जी के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। यहां देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका आयोजन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का प्रमुख नियुक्त किया है। अब यहाँ चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 जो है इसका लक्ष्य क्या है या किस प्रकार की संस्था है, तो इसे आप ध्यान दें, जैसे G20 जो देशों का समूह होता है, इसी तरह से G20 से ही संबंधित है C20। इसके लिए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यहां विकल्प देखिए, पहला दिया गया है अमिताभ कांत, दूसरा दिया गया है अमृतानंदमयी देवी, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा दिलीप टर्की। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही होगा। अमृतानंदमयी देवी को C20 का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब अगर हम बात करें नियुक्ति से, तो आपको याद रखना है अमिताभ कांत जी को G20 देशों की बैठक जो 2023 में भारत में आयोजित किया जाना है, तो इसके
के शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें पीयूष गोयल जी के बारे में, तो वाणिज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। और दिलीप टर्की जी के बारे में बात करें तो भारतीय हॉकी संघ, भारतीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप टर्की जी को नियुक्त किया गया है। अब नियुक्तियों से महत्वपूर्ण प्रश्न, तो हाल ही में चर्चा में रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखें कि 57वें प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक, कौन है? ऋषि सुनक को नियुक्त किया गया है। और गृह मंत्री के रूप में सुएला ब्रेबरमैन को चुना गया है। अगर हम बात करें हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, किसे चुना गया है? तो मोहम्मद बिन सुल्तान को चुना गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें इराक के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो आपको याद रखना है अब्दुल लतीफ जी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कौन से क्रम के होंगे? 9वें होंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे। किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे को। अगर हम बात करें यहां विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला का। अगर बात करें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित जी हैं। कौन है? यूयू ललित हैं। साथ ही साथ 50वें भी आपको बताए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी के बाद भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे चुना गया है? आर वेंकट रमणी जी को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। जबकि भारत के 14वें कैग की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148 में वर्णित है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां C20 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, हाल ही में किस भारतीय राज्य में महिलाओं के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना प्रारंभ किया गया है? तो विकल्प देखिए, पहला दिया गया असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तेलंगाना, चौथा केरल। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा, केरल। और केरल में महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना को लॉन्च किया गया है। केरल की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ राज्यपाल जी के बारे में बात करें, राज्यपाल के रूप में तो आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं ये केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में हैं। अब हम महिलाओं के अनुकूल से संबंधित आपको ध्यान रखना है, तो पर्यटन जो हो उसमें महिलाओं की भागीदारी, या पर्यटन में चाहे वो ड्राइवर हो या गाइड हो या होटल से संबंधित कर्मचारी हो, ये सब कैसे होंगे? ये महिलाएं ही होंगी। और इसी को प्रमोट करने के लिए केरल के द्वारा महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ केरल से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि पश्चिमी घाट का
संबंध, पश्चिमी घाट का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, भारत में पहला जेंडर पार्क, भारत में पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया था? केरल में स्थापित किया गया था। साथ ही साथ अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में साक्षरता दर या तो पुरुष वर्ग में पूछा जाए या तो महिला वर्ग में पूछा जाए तो सर्वाधिक किस राज्य में है? तो महिला और पुरुष वर्ग दोनों में साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां है? केरल राज्य में है। अगर बात करें केरल में तो केरल का नृत्य जो है आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का नृत्य है। साथ ही साथ कथकली भी यहाँ के नृत्य के रूप में जाना जाता है। केरल में एक त्योहार मनाया जाता है ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से संबंधित है। सबरीमाला मंदिर का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। इतिहास में एक प्रश्न पूछा जाता है मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है या कहां से प्रारंभ हुआ था? तो केरल राज्य से प्रारंभ हुआ था 1921 में और मुसलमानों के द्वारा किया गया यह आंदोलन था, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है एरावी कुलम नेशनल पार्क, साथ ही साथ पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको याद रखना है केरल राज्य में इराविकुलम और पेरियार नेशनल पार्क स्थित हैं। ध्यान रखना है कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से केरल के तट को जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पूर्ण पिक्चर दिखाया गया है। ये पिक्चर देखिए यहाँ, ये पीयूष गोयल जी हैं और यह जो है यह संबंधित कहां से है? केरल राज्य से संबंधित है, जहां पर महिलाओं से संबंधित विकास से संबंधित पर्यटन लागू किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जो हैं ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं के पास में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस देश के द्वारा सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता गया? तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान, चौथा इंडोनेशिया। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, भारत के द्वारा सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता गया। अब यहां ध्यान देना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जोहोर कप किस खेल से संबंधित है या आगा कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है आगा कप और जोहोर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है ये हॉकी से संबंधित है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो आगा कप है और जोहोर कप है यहां हॉकी से संबंधित खेल है। आपको ध्यान देना है कि हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ ध्यान देना है यहां कि 29 अगस्त से ही संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में कर दिया गया है। बात हो रही खेलों की, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में पांचवें खेलो यूथ इंडिया हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम के आयोजन को बताया गया है
किसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश के 6 शहरों में किया जाना है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो आपको याद रखना है T20 महिला विश्व कप, T20 महिला विश्व कप और महिला वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप, इन दोनों का विजेता टीम कौन रही है? तो विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है। अगर बात करें T20 पुरुष कप का आयोजन, पुरुष एशिया कप का आयोजन कहां किया गया था? जो कि पहले श्रीलंका में होना था और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे यूएई में किया गया था और विजेता टीम के रूप में कौन रही थी? तो श्रीलंका जो है विजेता टीम के रूप में रही है T20 पुरुष एशिया कप की। अगर बात करें T20 महिला एशिया कप की तो आपको जरूर याद रखना है यहां विजेता के रूप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम रही है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ डूरंड कप, इसका आयोजन कहां किया? इस विजेता टीम कौन रहा है? तो 131वां था। विजेता टीम बंगलुरु जो है विजेता टीम के रूप में रहा है। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी की, इसका संस्करण कौन था? 75वां। और विजेता टीम कौन रहा है? केरल रहा है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में किया गया था, जिसका शुभंकर धाकड़ था और विजेता टीम के रूप में पहले स्थान पे कौन रहा? हरियाणा रहा। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में विजेता टीम के रूप में कौन रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी रहा, जिसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। खेलों के परिदृश्य से ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। देखिए एक पिक्चर के माध्यम से यहां जोहोर कप दिखाया गया जो कि हॉकी से संबंधित है और यहां भारतीय टीम को दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो देखिए यहां पहला दिया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा स्वास्थ्य मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प है, ये विकल्प नंबर ये सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है ये सरस फूड फेस्टिवल। कहां आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वाद या फूड से संबंधित जो तमाम सारी विषमताएं हैं उनको या भारत की संस्कृतियों को प्रदर्शित करना या बताना, ये जिसका मुख्य उद्देश्य है इस सरस फूड फेस्टिवल का। अगर हम बात करें यहां नई दिल्ली से तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहां आयोजन से तो हरियाली योजना कहां से प्रारंभ किया गया था? तो हरियाली योजना भी प्रारंभ किया गया था दिल्ली से और किस मंत्रालय की? पर्यावरण मंत्रालय के पहल है हरियाली योजना। अगर हम बात करें भारत का पहला एक्सप्रेसवे जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे है और ये दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला है। इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को घोषित किया गया। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद का विस्तार जो है अधिकतम 10% होगा या किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। और भारत में एकमात्र राज्य दिल्ली है या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसमें मंत्रिपरिषद का प्रसार 10% है और 91वां जो संविधान संशोधन है 2003 में जो किया गया था इसमें अधिकतम मंत्रिपरिषद का प्रसार जो है
वो 15% हो सकता है। इसको जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां ध्यान दें कि विधानसभा सीटें दिल्ली में कितनी हैं, 70 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी है, 7 सीटें हैं। अगर हम बात कर ले महिला और बाल विकास मंत्रालय की, तो स्मृति ईरानी जी जो हैं, स्मृति ईरानी जी ये केंद्रीय मंत्री हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की। और महिला बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है पालनहार 1000, पालनहार 1000 मतलब शिशु के जन्म लेने से 1000 के दिन की जो देखभाल है, यह योजना पालन 1000 कहलाता है। और ये किस मंत्रालय की पहल है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें शिक्षा मंत्रालय की, जो कि 2015 से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, इसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं इसके केंद्रीय मंत्री हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करें तो मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया जी जो हैं ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं। आइए इसी क्रम में यहां देखिए सरस फूड फेस्टिवल के बारे में दिखाया गया है, जो कि यहां देखिए दिया गया है कनॉट पैलेस दिल्ली में आयोजन किया जाएगा और 10 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का पहला पैथोजन रिडक्शन मशीन कहां स्थापित किया गया, तो देखिए यहां पहला दिया गया हैदराबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा नागपुर, चौथा लखनऊ। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। पैथोजन, पैथोजन रिडक्शन मशीन, जो कि एशिया का पहला होगा, एशिया का पहला होगा। ये कहां स्थापित किया गया, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां पर इसे स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो रक्त में पाए जाने वाले अशुद्धियों को पूर्ण रूप से अलग करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और ऐसा करने वाला ये एशिया का पहला होगा। अगर हम बात करें लखनऊ से, तो आपको हाल ही में चर्चा में रहा है नाइट सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा कहां किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। अगर हम यही देखें दूसरा प्रश्न, तो आपसे पूछा जाता है कि अमृत सरोवर की स्थापना भारत में सबसे पहले कहां किया गया, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। और अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में भारत के सभी राज्यों में पहले स्थान पे कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से संबंधित तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, और ये भारत का कौन सा होगा, भारत का 33वां रिजर्व होगा, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। पहला हाथी रिजर्व कौन सा है, तो ये शिवालिक है। कौन सा है मित्रों, शिवालिक है। और इसका संबंध कहां से है, सहारनपुर और बिजनौर से संबंधित है शिवालिक। और यहां पर उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व बनाया गया था, और दूसरा कौन होगा, तराई हाथी रिजर्व होगा, जो कि पीलीभीत, साथ ही साथ कतर्निया और यहां पर दुधवा नेशनल पार्क के कुछ भागों को संरक्षित किया जाना यहां पर सुनिश्चित किया गया है। अगर हम बात करें जीआई महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था, तो वाराणसी में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था। और यहीं पे जीआई मोस्ट पॉपुलर जीआई का टैग, जीआई मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड किसे दिया गया, तो हैदराबादी हलीम को प्रदान किया गया है। ये सारी चीजें आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का समझौता कहां पर आयोजित किया गया था, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित किया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो यूनेस्को के द्वारा
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो दो शहरों को, हैदराबाद और किसे? मुंबई को चुना गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। हैदराबाद राजधानी किसकी है? तो तेलंगाना, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और यहाँ पैथोजन रिडक्शन बॉक्स ये मशीन है जो कि रक्त की अशुद्धियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है और एशिया का पहला है। रक्त की खोज किसने किया था? आपको याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज की थी। और अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। और रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति का एक विशेष मेजबानी किया गया? तो देखिए विकल्प दिया गया स्पेन, चीन, भारत, जापान। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, भारत के द्वारा। अब सबसे पहले ये जाने हम कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसका भाग है? तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 मुख्य भाग हैं, उन्हीं 6 मुख्य भागों में एक भाग कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं मित्रों, और 10 सदस्य जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मेजबानी कहां की गई? तो भारत के द्वारा मुंबई में इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव है, यह कई बार पूछा गया है कि यह प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? या 1373 प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा यह पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी या ओसामा बिन लादेन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था और उसी के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसका नाम था 1373, प्रस्ताव 1373। आपको याद रखना है यहां पर यूनाइटेड नेशन से, तो अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां चर्चा में रही हैं। जैसे अगर बात करें यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और यहां ध्यान देना है नवीनतम कौन है? तो नॉर्थ मैसिडोनिया नवीनतम सदस्य देश के रूप में है। यहां से आपको ध्यान रखना है कि अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में भारत की पहली महिला जो हैं, इनका नाम क्या है? ये रुचिरा कंबोज हैं, इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है हाल ही में मानवाधिकार आयोग के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया है। और एशिया की पहली महिला के रूप में नियुक्त की गई हैं कौन? डॉक्टर केपी अश्वनी जो हैं, ये मानवाधिकार के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि एशिया के पहले हैं और भारत के कर्नाटक राज्य के पहले हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अब्दुल्ला शाहिद को नियुक्त किया गया था। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये मालदीव से संबंधित हैं। आपको ये जानकारियां जरूर याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए आपको ध्यान रखना है स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। चीन की बात करें तो बीजिंग जो है इसकी राजधानी है। जापान के बारे में बात करें तो टोक्यो जो है इसकी राजधानी है। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को 2021 का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है।
शिंजो आबे जी के न रहने पर उनकी धर्मपत्नी को। साथ ही साथ आपको याद रखना है 2022 का नेताजी पुरस्कार, नेताजी पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? तो शिंजो आबे जी को दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। यही 10 प्रश्नों के साथ यहां पर सीरीज समाप्त हो रहा है और हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अगर मेरे द्वारा या चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।